G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। वक्त आ गया है एक बुलंद और निर्णायक G20 का, भारत की अध्यक्षता का। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बुधवार को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वार्षिक संगोष्ठी का किया उद्घाटन। कहा, पूरी दुनिया उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और इसकी उपलब्धता की गंभीर चुनौती का कर रही है सामना। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उर्वरक महत्वपूर्ण। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बुधवार को 2030 तक 500 गीगावाट सोलर और दूसरे माध्यमों से सर्जित नवीनीकृत ऊर्जा के ट्रांसमिशन योजना को किया जारी। कहा, इससे पहले भी देश में नवीनीकृत ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्यों को समय से पहले ही किया गया है पूरा। इस बार भी 500 गीगावाट सोलर ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए सिस्टम समय से पहले होगा तैयार। मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ सरपंचों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, पंचायत प्रतिनिधि ग्राम को बनाए समरस, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी। छोटे मोटे झगड़े गांव के अंदर ही निपट जाए, इसके लिए किए जाएं प्रयास। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव का क्षेत्र बढ़ा उत्तर पश्चिम की ओर। मौसम विभाग ने कहा, बृहस्पतिवार से शनिवार तक 13 जिलों और पुडुचेरी तथा क्राइकाल में भारी बारिश के आसार। पुडुचेरी और क्राइकाल में 248 राहत शिविर तैयार। मछुआरों को रविवार तक समुद्र में न जाने की दी गई सलाह। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बुधवार को नई दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वार्षिक संगोष्ठी 2022 का उद्घाटन किया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उर्वरक महत्वपूर्ण घटकों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कई सुधार किए हैं और ये सुनिश्चित किया है कि भारतीय किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकें। हमने कोरोना महामारी से पहले के वर्ष 2019-20 में उर्वरक सब्सिडी की राशि को 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में इसे लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर करके इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज उर्वरकों की बढ़ती कीमत और उपलब्धता की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। हमारे वैश्विक सहयोगियों के लिए इसके लिए उचित और पारदर्शी तंत्र स्थापित करने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के व्यापक हित में उर्वरकों की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक सोच विकसित करने की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया अभी भी 3 आघातों का सामना कर रही है, जिसमें रूस यूक्रेन में संघर्ष, कोविड-19 के परिणाम और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। साथ में ये कारक हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने और खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि हमारी सरकार ने हमारे देश के किसानों के लिए उर्वरक आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय उर्वरक कंपनियों और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच इस प्रकार के विभिन्न समझौतों और समझौता ज्ञापनों की सुविधा प्रदान की है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बुधवार को ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 2030 तक 500 गीगावाट सोलर और दूसरे माध्यमों से सर्जित नवीनीकृत ऊर्जा के ट्रांसमिशन की योजना को जारी किया। इस समय देश में कुल 409 गीगावाट बिजली उत्पादन में 42% नवीनीकृत ऊर्जा शामिल है। साल
2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकृत ऊर्जा के लिए एक बेहतर और आधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस प्लान को तैयार किया गया है। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि इससे पहले भी देश में नवीनीकृत ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्यों को समय से पहले पूरा किया गया है और इस बार भी 500 गीगावाट सोलर और दूसरे माध्यमों से सर्जित नवीनीकृत ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए सिस्टम समय से पहले तैयार होगा। एक्सेस एक्सपेंशन नहीं हुआ, वो हम लोगों ने किया। तो जो हम कहते हैं वो करते हैं और समय से पहले करते हैं। एक्सेस भी हमने समय से पहले किया। हम लोगों ने यह भी कहा था कि साहब सो बाई 2030 हमारे पावर सिस्टम का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। ये भी हमने करीब 9 साल पहले, जो हमारे टारगेट था उसे करीब 9 साल पहले ही हमने अचीव कर लिया। तो जब कहते हैं उस करते हैं और समय से पहले करते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में स्थानीय स्तर विकास लक्ष्यों पर केंद्रित नवनिर्वाचित सरपंचों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित किया। चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाकर ग्राम स्वराज की नई कल्पना की गई है। इस कल्पना को साकार किया जाएगा। पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार सदैव सहयोगी रहेगी। इसी श्रृंखला में पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करते हुए प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जा रही है। जन भागीदारी से विकास का नया उदाहरण प्रस्तुत करें। ग्रामों को समृद्ध, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी और आदर्श ग्राम बनाएं। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की 1472 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। पंचायत पदाधिकारी ये प्रयास करें कि छोटे मोटे झगड़े गांव के अंदर ही निमट जाएं और उसकी प्राथमिकी दर्ज ही ना हो। ग्राम की समस्या ग्राम स्तर पर ही हल हो, ये अवधारणा क्रियान्वित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों को शक्तिशाली बनाया जा रहा है। विभिन्न रोजगार योजनाओं में ग्राम के युवाओं को लाभ मिले, ये कार्य भी प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कार्यों और व्यक्तियों के संबंध में झूठी शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कपिल धारा योजना में कुआं खोदने की अनुमति होगी। सुदूर संपर्क सड़क योजना प्रारंभ होगी। ये संकल्प व्यक्त करें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव का क्षेत्र 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। ये तीव्र होकर गहरे दबाव क्षेत्र में बदल गया है और चेन्नई से 770 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व में और क्राइकल्स में 690 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित है। मौसम विभाग के अनुसार इसके प्रभाव से शनिवार तक हवाओं के चक्रवाती प्रवाह के कारण तमिलनाडु के विल्लुपुरम और कड्डलौर सहित 13 जिलों और पुडुचेरी तथा क्राइकल में भारी बारिश के आसार हैं। इसी बीच चक्रवात की आशंका को देखते हुए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला कलेक्टर ने संवाददाताओं को बताया कि पुडुचेरी और क्राइकल में 248 राहत शिविर तैयार हैं। बाढ़ की वजह से शरण लेने वाले लोगों के लिए पुडुचेरी में 167 आश्रय स्थल बनाए गए हैं। आपात स्थिति में इन 2 नंबरों पर निःशुल्क संपर्क किया जा सकता है, 1070 और 1077। मछुआरों को रविवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पुडुचेरी और क्राइकाल में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम भी तैनात कर दी गई है, जबकि एक और टीम के जल्द ही पहुंचने की आशा है। और अब करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर घाटी के बागों में रसायनों का छिड़काव करने के लिए शेर कश्मीर कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पहला उच्च तकनीक वाला ड्रोन पेश किया है। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने और घाटी के कृषक समुदाय की मदद करने के लिए बागों में उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे रसायनों का छिड़काव करने के लिए इस उच्च तकनीक की मदद से उत्पादक अपने बगीचों में छिड़काव की प्रक्रिया को दिनों या हफ्तों के बजाय मिनटों में ही पूरा कर लेंगे। बागवानी क्षेत्र में क्रांति समय की मांग है। बागवानी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहा है और ये आय पैदा करने वाला क्षेत्र
जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए सरकार किसानों या उत्पादकों की मदद करने और उन्हें नई और नवीनतम तकनीकों के बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रही है, जिसका उपयोग किसान अपने वार्षिक फसल उत्पादन में सुधार के लिए कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसान नवीनतम तकनीक को अपनाते हैं तो इससे आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी। शेर कश्मीर कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नजीर अहमद ने कहा कि आज अपने बागों में कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन से स्प्रे किया गया है। और फंगिसाइड्स यूज़ करते हैं, 90% यूज़ उनका होता है आर्चर्ड सिस्टम पे, और हम एक्सेसिव यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं और उसमें लेबर इंटेंसिव भी है और उसमें वेस्टेज ऑफ केमिकल काफ़ी ज़्यादा है। तो इस टेक्नोलॉजी जो आपने अभी देखा यहाँ पे स्प्रे ड्रोन है, इसको इंट्रोड्यूस करने से हम उस वेस्टेज को कम कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 एकड़ ज़मीन पे, 1 एकड़ आर्चर्ड पे 250 लीटर केमिकल और पेस्टिसाइड हमें चाहिए, लेकिन इस ड्रोन टेक्नोलॉजी से हमें 1 एकड़ मतलब 8 कनाल ज़मीन पे सिर्फ 10 लीटर हमें चाहिए, तो 240 लीटर पेस्टिसाइड हम सेव कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के आकांक्षी और आदिवासी बहुल जिले बड़वानी में अधिकतर किसान लघु और सीमांत कृषक हैं। इन किसानों की आय का एकमात्र जरिया खेतीबाड़ी है। किसानों की आय का अन्य साधन न होने के कारण बोनी या सिंचाई के लिए किसान साहूकारों से कर्ज लेकर खेती करने को मजबूर थे, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुरू होने से अब ये किसान कर्ज के झंझट से मुक्त हो गए हैं। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले बड़वानी में किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त मिलने से धीरे धीरे अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं। साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की राशि सीधे इनके खाते में पहुंचती है, जिससे वो खेती बाड़ी के लिए खाद, बीज और उपकरण खरीदने या परिवार के भरण पोषण के बीच समन्वय बिठाने में सफल हो रहे हैं। जो प्रधानमंत्री की सम्मान निधि 2000 रुपए मिलते हैं, उनसे मुझे खाद, बीज लेने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। मेरे को किसान सम्मान निधि हर साल मिलती है और 6000 रुपए मिलते हैं। मेरे को इससे बहुत सहायता मिलती है। ये 6000 रुपए मेरे को खाद, बीज और ये ट्रैक्टर का जो मैं काम करवाता हूँ, इसका मुझे कुछ आर्थिक सहयोग हो जाता है। और जो पैसे मिलते हैं 6000 रुपए, इससे मेरे हले वक्रे खाद बीज में मेरे को आर्थिक सहायता अच्छी मिलती है। जिला कलेक्टर शिवराज सिंह के मुताबिक बड़वानी जिले में अब तक 1,25,712 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, जिससे वे जरूरत के समय अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। 1,25,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है और हमारे जिले में विशेष करके इसमें 20,000 से लोग ऐसे ज्यादा हैं जिनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के पट्टे मिले हुए हैं, उनको भी इनका लाभ मिल रहा है। इससे सभी किसान बड़े फायदे में हैं। उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2-2 किस्तें, 3 किस्तें 2-2 हज़ार रुपए की साल में मिलती हैं और उनको ऐसे टाइम पर मिलती है जब उनको खाद बीज की आवश्यकता होती है या अन्य जो सामग्री जो कृषि में लगती है उसकी आवश्यकता होती है, तो उससे उनको किसी से पैसा उधार नहीं लेना पड़ता। आदिवासी बहुल इस बड़वानी जिले में हजारों परिवार हैं जिनके लिए ये योजना उनके आत्मनिर्भर बनने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आकांक्षी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। जी हां, कोरबा के ग्राम बरपाली में कल तक जो महिलाएं घर की चौखट और खेती के काम तक ही सीमित थीं, आज वो आधुनिक मशीन चलाकर न केवल चप्पल बना रही हैं, बल्कि ये महिलाएं आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार कर दूसरी महिलाओं के लिए उदाहरण पेश कर रही हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
आज पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जी हां, आत्मविश्वास से भरी ये महिलाएं आदिवासी बहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा की हैं। वनांचल क्षेत्र करतला विकास खंड के बरपाली और कोरकोमा गांव की ये महिलाएं एक समय घर और खेती के कामकाज तक ही सीमित थीं। लेकिन इन महिलाओं की किस्मत केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने बदल दी है। जिला प्रशासन की मदद से ग्रामीण क्षेत्र की इन महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए चप्पल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद महिलाओं में आत्मविश्वास आने पर उन्होंने जिला प्रशासन और खुद के जमा किए हुए पैसों से चप्पल बनाने की मशीन और कच्चा सामान खरीदा। बिहान समूह की 10 महिलाओं ने पहले इस काम को शुरू किया था। इसके बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनता देख अब गांव की दूसरी महिलाएं भी चप्पल बनाने के काम में जुड़कर हर महीने 12 से 15 हजार रुपए कमा रही हैं। हम लोग यहाँ क्लस्टर में हम लोग हर ग्राम संगठन से 100 रुपया यहाँ बचत करते हैं और एमसीपी राशि जो मिला है उससे हम लोग एक दूसरे को ऋण देके उसी में से हम लोग जो इनकम हुआ है उसमें से हम लोग स्लीपर चप्पल का मशीन लिए हैं। यहाँ पर सब कई प्रकार का मशीन है सर, और चप्पल बना के हम लोग उसमें से इनकम प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बरपाली क्लस्टर में चप्पल बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 10 महिलाएं काम कर रही हैं। प्रत्येक महिलाएं 100 चप्पल बना लेती हैं और इससे हमारे महिलाओं को रोजगार मिला है और हम एक दिन में 400 से 500 तक का आय कर लेते हैं। आकांक्षी जिला कोरबा में स्वराज से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन की भी अहम भूमिका रही है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से करतला ब्लॉक के बरपाली और कोरकोमा में महिलाओं की हवाई चप्पल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। बरपाली में महिलाओं के सफल कार्य संचालन के बाद कोरकोमा में जिला खनिज न्यास मद से महिला समूहों को चप्पल बनाने की मशीन दी गई है, जिससे दोनों स्थान पर 30 से अधिक महिलाएं आज चप्पल बनाकर सीधे स्वरोजगार से जुड़कर दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। कल इनको प्रशिक्षण दिया गया, फिर उसके बाद उनको जो आवश्यक मशीनरी है उसमें भी डीएमएफ से भी सहायता प्रदान की गई है। तो ट्रेनिंग के बाद उनको मशीनरी दिया गया और उसके बाद उनके जो उत्पाद हो रहे हैं, जो स्लीपर बना रहे हैं, उस स्लीपर को हम लोग सीमार्ट के माध्यम से भी उसको सेल कर रहे हैं और डिस्प्ले भी हो रहा है और इसके मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। वर्तमान में वो काम कर रहे हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। इसको देख करके बाकी महिला समूहों में भी एक प्रेरणा है और इसको हम लोग और अभी एक्सपेंशन करने के लिए रिपा के तहत भी हम लोगों ने अभी जो यूनिट्स सेट करेंगे उसमें हम लोग इसका भी एक यूनिट लगा रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में वरदान साबित हो रहा है। आकांक्षी जिला कोरबा में केंद्र सरकार की इस योजना और जिला प्रशासन के सार्थक प्रयास से ग्रामीण परिवेश की महिलाएं अब घरों से बाहर निकलकर न केवल आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए उदाहरण भी पेश कर रही हैं। कोरबा से विजय कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 दिसंबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 10,77,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 2,11,62,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 2 करोड़ हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 6 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2,645 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में 88 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,557 रुपए। राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 दिसंबर को लोकवान गेहूं का भाव था 2,550 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 2,575 रुपए पर हुए।
इसी तरह राजस्थान की लालसोट मंडी में 6 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2,530 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदों में 12 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,542 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 7 दिसंबर को गेहूं 2,500 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो यहां बुधवार को लखीमपुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,275 रुपए। गोंडा मंडी में भाव रहा 2,410 रुपए। गाजियाबाद मंडी में धारा गेहूं 2,410 रुपए पर बिका, जबकि रूरा मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,300 रुपए पर हुए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो बुधवार को जोधपुर और हाथरस मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही, जबकि बाड़मेर और आजमगढ़ मंडी में मूंग के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 6 दिसंबर को मूंग का भाव रहा 7,090 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में 170 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,920 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 7 दिसंबर को मूंग 6,450 रुपए पर बिकी। जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 6 दिसंबर को यहां मूंग का भाव था 6,400 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदे 240 रुपए उछलकर 6,640 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 6 दिसंबर को मूंग का भाव रहा 7,750 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,750 रुपए पर बना रहा। हाथरस मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां मंगलवार को मूंग का भाव रहा 6,560 रुपए। बुधवार को इसके सौदे 90 रुपए मजबूत होकर 6,650 रुपए पर हुए। मूंग की बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंग की बुआई का क्षेत्रफल 1,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंग की बुआई अब तक 4,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंग की खेती 3,000 हेक्टेयर में हुई थी। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। असम के किसान शाली धान की पकी फसल की कटाई कर लें। इसकी कटाई के बाद खेत को रबी फसलों की बुआई के लिए तैयार कर लें। यहाँ के किसान सरसों की TS 67 जबकि आलू की कुफरी और सिंदूरी जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। असम में सरसों की बुआई के 15 या 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करें ताकि अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके। यहाँ सरसों के खेतों में परागण के लिए मधुमक्खी की 5 कॉलोनियां प्रति हेक्टेयर लगा लें। असम के किसान सब्जियों की समय समय पर सिंचाई करते रहें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द की पकी फलियों की तोड़ाई कर लें। इनके भंडारण के दौरान ब्रूचिट के संक्रमण से बचाने के लिए इन्हें अच्छे से धूप में सुखा लें। सुखाए गए बीजों को काली मिर्च के बीजों में अच्छी तरह मिला लें। इस मौसम में बोरो धान की ज्योति प्रसाद, बोरो 1, बोरो 2, दीनानाथ और स्वर्णाभ जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है और इनकी नर्सरी भी लगाई जा सकती है। मेघालय के किसान मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। खेत तैयार करते वक्त गोबर की खाद डालें। यहाँ मटर की आर्केल, SN10, आजाद मटर 4, GS 10 जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। मेघालय में अदरक और हल्दी की फसलें पक चुकी हैं और खुदाई की स्थिति में हैं। ऐसे में इनकी सिंचाई से बचें। अदरक और हल्दी के खेतों की मिट्टी सूखी हुई हो तभी इसकी खुदाई करें। स्ट्रॉबेरी के खेतों या क्यारियों को धान से मल्च करें। मेघालय में ही अमरूद के पौधों की छटाई कर दें। मेघालय में जड़ वाली सब्जियों जैसे मूली, गाजर और शलजम की उन्नत किस्मों की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें।
आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने गुजरात में भाजपा को बढ़त मिलने पर पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन राम मेघवाल ने गुजरात चुनाव के रुझानों में भाजपा को बढ़त मिलने पर खुशी जताई। मेघवाल ने कहा कि गुजरात में कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है, जिसके कारण गुजरात में आज इतिहास बनने जा रहा है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी गुजरात चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर खुशी जताई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री के साथ सबका साथ सबका विकास सिद्धांत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास की राजनीति में भरोसा रखती है। हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हैं। प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री की सकारात्मक नीतियों का लोहा मान लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर कहा कि 27 साल के विकास के मॉडल की जीत हुई है और मुफ्त की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। और इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जिनसे रोशन है हमारी दुनिया, आँखों की हिफाजत करे, उन्हें दृष्टिहीनता से बचाए। स्वस्थ किसान में इस बार दृष्टिहीनता कारण और उपचार।